हेलो गाइस, माय नेम इज़ जेनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। नेपाल जो माउंट एवरेस्ट और अदर हाई हिमालयन पिक्स के लिए फेमस है एंड ऑल्सो नोन एज बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। नेपाल एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है इन साउथ एशिया एंड इट इज़ बॉर्डर्ड बाय चाइना एंड इंडिया। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन ही 3 करोड़ के लगभग है। लेकिन 8 सितंबर 2025 को ऐसा क्या हुआ कि यूथ ने नेपाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बहुत ही ह्यूज हो गया। तो चलिए इस इंसिडेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जेन ज़ी वर्सेस नेपाल गवर्नमेंट। Nepal is famous for unique culture, religious places and a unique कुमारी ट्रेडिशन, जिसमें एक छोटी गर्ल को लिविंग गॉडेस के रूप में चुना जाता है, जो कि माना जाता है कि वो हिंदू गॉडेस माँ दुर्गा तालेजु का फॉर्म है। कुमारी को सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर ही बाहर लाया जाता है और इस ड्यूरेशन में उनके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि आने वाला समय नेपाल के लिए कैसा होगा। नेपाल में 2008 से ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन उससे पहले रॉयल फैमिली ही नेपाल को लीड किया करती थी। वैसे तो 1990 में ही डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई थी, लेकिन रॉयल फैमिली ने कभी उसे लीड नहीं करने दिया था। 8 सितंबर 2025 को यूथ ने नेपाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, लेकिन ये हिट ऑफ द मूवमेंट नहीं हुआ था। इसकी पहल पिछले 2-3 सालों से हो गई थी। केपी शर्मा ओली, जो कि 15 अगस्त 2024 को पीएम बने थे। ओली नेपाल में 3rd टाइम पीएम बने थे। इससे पहले 2015 से 2016 तक और उसके बाद 2018 से 2021 तक पीएम रहे थे। पिछले 2-3 सालों से नेपाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट करप्शन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चीजें वायरल हो रही थी। पिछले 4 सालों में नेपाल में 3 बड़े करप्शन हुए, जिसमें पहला 2021 में गिरी बंधु भूमि स्वैप, जिसमें 54,600 करोड़ का करप्शन था। दूसरा 2023 में ओरिएंटल कॉरपोरेटिव, जिसमें 13,600 करोड़ का करप्शन था। तीसरा 2024 में कॉरपोरेटिव, जिसमें 69,000 करोड़ का करप्शन था। पिछले 16 सालों में नेपाल में 13 बार गवर्नमेंट बनी, जिसकी वजह से पहले तो पॉलिटिशियन ने अपना पेट भरा, उसके बाद दूसरे कामों में पैसा लगाया। लेकिन इस वजह से नेपाल में न तो कोई डेवलपमेंट हुआ और न ही कोई रोजगार बढ़ा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे नेपाल नहीं पढ़ते थे, वो फॉरेन में जाकर स्टडी करते थे, वहां पर लग्जरी लाइफ जीते थे, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते थे, जिनका प्रूफ वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर देते थे। इसी वजह से छोटे मोटे प्रोटेस्ट चलते रहते थे। नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया के अगेंस्ट लॉ बनाया, जिसमें जितनी भी सोशल मीडिया की कंपनी है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और नेपाल में आकर ऑफिस खोलें, ताकि कोई भी लोन नोटिस हो या फिर शो कॉज नोटिस हो, उनके ऑफिस में जाकर दे सकते हैं, जिससे नेपाल के बनाए गए लॉ के अकॉर्डिंग ही काम होंगे। 28 अगस्त 2025 को नेपाल गवर्नमेंट ने सारी सोशल मीडिया कंपनी को नोटिस भेज दिया था और कहा था कि 7 डेज के अंदर रिप्लाई दे, लेकिन किसी भी कंपनी ने रिप्लाई नहीं दिया था, क्योंकि नेपाल एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। अगर एक बार ये कंपनी नेपाल में अपने ऑफिस खोल देती तो दूसरी छोटी छोटी कंट्री भी ऐसा ही करती, जो कि बहुत कॉस्टली होता। 4 अगस्त 2025 टोटल 26 ऐप को नेपाल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास करके बैन लगा दिया था, लेकिन सिर्फ एक ही ऐप पर बैन नहीं लगा था, जो कि था टिकटॉक। और टिकटॉक चाइना कंपनी है। चाइना की नेपाल से बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, क्योंकि चाइना नेपाल को सपोर्ट करता है। नेपाल का इंडिया से इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते। नेपाल का कहना है कि लिपुलेख से लिम्पियाधुरा तक नेपाल का पार्ट है, जो इंडिया अपने अंडर कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले से ही इंडिया के बॉर्डर का पार्ट है और 1960 से ये मुद्दा चल ही रहा है और अभी भी कंटिन्यूज ही है। ऐसा नहीं है कि यूथ सोशल मीडिया के बिना रह नहीं सकते, लेकिन इन सब के अलावा कुछ ऐप ऐसे भी बैन कर दिए गए थे जिनसे लोगों का रोजगार चलता था। कुछ ऐप तो स्टडी के भी पार्ट थे। नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का पब्लिक को रीजन ये बताया कि इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और बहुत सारी अफवाहें
फैलती है वगैरह वगैरह, इसीलिए बैन कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक को ऑलरेडी पता था, रीजन कुछ और है। अगस्त 2025 में नेपाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर नेपो बेबी कैंपेन चल रहा था। और नेपो बेबी आप सब लोगों को पता है, नेपाल की 3 बड़ी टॉप पॉलिटिकल पार्टी, उनसे जुड़े लोग और उनके बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें चल रही थी। लोगों का कहना था कि यहाँ नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयड है, काम इतना है नहीं और लोग मजदूरी और छोटे मोटे काम करने के लिए नेपाल से बाहर जाते हैं और जिन लोगों की वजह से गवर्नमेंट बनी है वो गवर्नमेंट उन लोगों को छोड़कर अपनी ही फैमिली को लग्जरी दे रही थी। यही मेन रीज़न था सोशल मीडिया को बैन करने का। टिकटॉक बंद नहीं था, इसीलिए यूथ ने टिकटॉक को यूज किया और प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों को भी कलेक्ट किया। नेपाल में एक ऑर्गेनाइजेशन है हम नेपाल, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया के असम में एक नेपाली स्टूडेंट की डेथ पर आवाज उठाई थी। हम नेपाल का गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ नेचुरल डिजास्टर और स्टूडेंट से रिलेटेड इशू पर ही आवाज उठाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 8 अगस्त को बैन के अगेंस्ट नेपाल के कैपिटल काठमांडू में प्रोटेस्ट करने का प्लान बनाया और टिकटॉक की हेल्प से यूथ को कलेक्ट किया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट करने की परमिशन भी मांगी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने परमिशन पर एग्री किया था। यूथ को इन्फॉर्म किया कि प्रोटेस्ट करने के लिए अपने स्कूल और कॉलेज के यूनिफॉर्म में ही आए ताकि लगे कि प्रोटेस्ट यूथ ही कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट को ये उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े स्केल पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। इसके बाद काठमांडू से लेकर नेपाल के अलग अलग स्टेट तक ये प्रोटेस्ट फैल गया था। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। यूथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तक पहुंच गई थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया था। आर्मी ने पहले तो टीयर गैस, वाटर और रबर शॉट का यूज किया, लेकिन कुछ समय बाद आर्मी रियल फायरिंग करने लग गई थी और यूथ पर डायरेक्ट हेडशॉट भी करने लग गई थी। 8 अगस्त को लगभग 20 लोगों की डेथ हो गई थी और अराउंड 500 लोग इंजर्ड हो गए थे। ये सब देखते हुए अलोंग होम मिनिस्टर कई गवर्नमेंट सीएम ने रिजाइन दे दिया था। ट्यूसडे 9 अगस्त को प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गया था। पहले तो सिर्फ यंग लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इतने बच्चों की डेथ के बाद पूरा नेपाल ही सड़कों पर आ गया था। लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आग लगा दी थी और पार्लियामेंट के मेंबर्स को घरों में जाकर पीटा था। पास्ट सीएम झालानाथ खनाल के घर में भी आग लगा दी थी, जिसमें उनकी वाइफ राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गई थी और उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया था, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। लूटपाट वगैरह बहुत कुछ हुआ, जिसके बाद 9 सितंबर को पीएम ओली ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन हटा दिया था और रिजाइन देने के बाद अपने प्राइवेट जेट की हेल्प से नेपाल छोड़ दिया था। लेकिन अब यंगस्टर की डेथ की काउंटिंग 20 से 50 हो गई थी और इंजर्ड की काउंटिंग भी 1000 के पार चली गई थी। ओली के रिजाइन देने के कुछ घंटों बाद आर्मी ने लोगों से पीसफुल एग्रीमेंट की बात कही और प्रोटेस्ट रोकने को भी कहा। 10 अगस्त को आर्मी ने नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया था, जिसकी वजह से सिचुएशन हैंडल में आई थी। लेकिन इन दंगों की वजह से कई जेलों से क्रिमिनल्स फरार हो गए थे। फिलहाल तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि पूरे नेपाल के लोग नेपाल को साफ करने में लगे हैं। फिलहाल नेपाल में कोई गवर्नमेंट नहीं है। अब नेपाल को आगे कौन चलाएगा ये तो आगे ही पता चलेगा। इसी के साथ ये इंसिडेंट भी यहीं एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।